Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the Consumer Protection Act 1986. So, before discussing this topic, we have to know about the learning objective of this topic. In the learning objective of this topic, you will be able to define the meaning of consumer, to explain about the importance of consumer protection, and to explain the Consumer Protection Act 1986, and to explain the features of Consumer Protection Act. These are the learning objective or the learning outcome of this topic. So, come on the topic. The concept of consumer protection. कि consumer protection की जरूरत हमें क्यों पड़ी? To protect the consumer against the unfair practices of producers, and the seller is called consumer protection. जो प्रोड्यूसर है या सेलर है उनकी जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है, जैसे कि वो मिलावट करके सामान बेचते हैं या फिर जो है होर्डिंग वगैरह करते हैं, जमाखोरी करते हैं या फिर जो है ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, तो उन चीज़ों से कंज्यूमर को बचाने के लिए जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी. सो टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. टुडे द कंज्यूमर इज कॉल्ड द किंग ऑफ द मार्केट. आपको पता है कि कंज्यूमर जो है वो क्या है, मार्केट में राजा के बराबर है. तो राजा की तरह उसको ट्रीट भी किया जाना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट के अंदर जो है बिजनेस किस पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर पे डिपेंड करता है. अगर कंज्यूमर मार्केट के अंदर नहीं है तो बिजनेस का प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा. अगर मार्केट में बिजनेस अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है तो उसे कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है तो वो बिजनेस का प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा. तो वो एक टाइप से क्या है, वो राजा की तरह है. वो जब चाहे मार्केट से बिजनेस को बाहर कर सकता है, वो जब चाहे बिजनेस को जो है ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है या उसको ग्रो कर सकता है. तो इसलिए जो है कंज्यूमर को मार्केट के अंदर जो है वो किंग कहा जाता है. ही इज एट द सेंट्रल स्टेज ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज. जितनी भी एक्टिविटीज की जाती है मार्केटिंग की, उन सभी के अंदर जो है वो सेंट्रल स्टेज पे होता है. मीन्स उसी को ध्यान में रख करके सारी की सारी एक्टिविटीज जो है मार्केट की वो की जाती है. तो इसलिए कंज्यूमर की प्रोटेक्शन जरूरी है. कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा बिजनेस के द्वारा तो बिजनेस का प्रोडक्ट परचेज करना वो बंद कर देगा, क्योंकि आजकल जो मार्केट है वो मार्केटिंग ओरिएंटेड है. क्योंकि उसके अंदर क्या है, मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है या जो प्रोडक्ट बेचा जाता है वो कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, उसकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको मार्केट में सेल किया जाता है. और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है. तो ये सब चीजें किस लिए की जाती है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए. लेकिन उसके बावजूद कंज्यूमर को जो एक्सप्लॉइट भी किया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, सेलर के द्वारा, जैसे ज्यादा प्राइस चार्ज करना या कम क्वांटिटी जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड करना. जैसे 100 ग्राम का प्रोडक्ट है उसमें 90 ग्राम प्रोवाइड करना, 10 ग्राम कम प्रोवाइड करना. तो इस टाइप से जो एक्सप्लॉइटेशन होता है कंज्यूमर के साथ में. मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल होते हुए भी जमाखोरी करना, उसको मार्केट में अवेलेबल ना करवाना. तो ये सब चीजें जो है सेलर या प्रोड्यूसर करते हैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए या फिर जो है अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए. तो इसमें प्रोड्यूसर्स अडॉप्टेड सम ऑफ द मीन्स टू इंक्रीज द सेल विच आर एज फॉलोज. देखिए, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. अब प्रोड्यूसर क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करता है. अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो इट मीन्स क्या है कि प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होगी. इन द सेम वे रिडक्शन इन प्राइस को कम किया जा सकता है प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए या सेल को इंक्रीज करने के लिए. या क्लियर एंड डिसेंट एडवर्टाइजमेंट. अपने प्रोडक्ट की क्लियर एडवर्टाइजमेंट दे जिसके अंदर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को हाइड ना किया जाए, छुपाया ना जाए. और डिसेंट एडवर्टाइजमेंट एंड आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा. मतलब कि प्रोडक्ट उसने सेल कर दिया लेकिन उसके बाद भी जो है गारंटी या वारंटी के रूप में जो है आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है प्रोड्यूसर या सेलर के द्वारा. तो वो आफ्टर सेल सर्विसेज कहलाती है. तो ये कुछ चीजें थी जो प्रोड्यूसर जो है अपनी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए करता है. उसके बाद जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. अ प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर. Generally, consumers are exploited by adulteration of consumer goods.
जो कंज्यूमर गुड्स है उनके अंदर अडल्ट्रेशन कर दिया जाए, उनमें मिलावट कर दिया जाए, या पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाए कंज्यूमर को। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की बजाय जो है सेम रेट के अंदर, मींस अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के रेट में ही पुअर क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाए प्रोड्यूसर के द्वारा। या फिर जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो मिसलीडिंग हो, जिसके अंदर जो है क्लियर इंफॉर्मेशन ना दी गई हो प्रोडक्ट के बारे में, या वो एडवर्टाइजमेंट क्या कर रही हो, कंज्यूमर को मिसलीड कर रही हो, मिसगाइड कर रही हो, उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, उसमें जो क्वालिटी है उसके बारे में ना बताया गया हो, उसके प्राइस के बारे में सही इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, तो इस टाइप की जो एडवर्टाइजमेंट है उसको हम मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कहेंगे। वो भी एक टाइप से क्या है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने का एक तरीका है प्रोड्यूसर या सेलर के द्वारा। शॉर्ट मेजर्स और अंडरवेट गुड्स, जो गुड्स है उनको अंडरवेट किया जाए, जैसे मैंने अभी बताया कि 100 ग्राम का प्रोडक्ट है उसको 90 ग्राम में अवेलेबल करवाया जाए। जैसे पैकेज आते हैं, अब पैकेज को तो हम जो है कभी भी मेजर करके नहीं देखते हैं कि ये 100 ग्राम का है तो इसका वेट 100 ग्राम है या नहीं है, कभी हम मेजर करके नहीं देखते हैं, उसको चेक नहीं करते हैं। तो उसमें क्या है कि 100 ग्राम का पैकेट जो है अगर प्रोड्यूसर 90 ग्राम दे रहा है तो 10 ग्राम की तो उसको सेविंग हो रही है, 10 ग्राम का बेनिफिट हो रहा है उसको, लेकिन कंज्यूमर का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसमें। तो उसके लिए जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की जरूरत है उसके अगेंस्ट में। क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ होर्डिंग ऑफ गुड्स, जो गुड्स है उनकी जमाखोरी की जाए, होर्डिंग की जाए, मींस आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट की जाए गुड्स की, मतलब कि गुड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर लेकिन उसको स्टोर करके रखा गया, उसको मार्केट के अंदर जो है अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा है कंज्यूमर को, तो इट मींस क्या है कि वो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स क्रिएट की जा रही है, मतलब वहां पे होर्डिंग की जा रही है प्रोड्यूसर के द्वारा या सेलर के द्वारा। वो किस लिए की जा रही है, ताकि जो है गुड्स की डिमांड बढ़े, और डिमांड जब बढ़ेगी तो वो अपने प्राइस को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वहां पे सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि उसने अपनी गुड्स को जो है होर्डिंग कर दिया, जमा कर दिया अपने स्टोर रूम के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो वो अपनी गुड्स के प्राइसेस बढ़ा सकता है और ज्यादा रेट पे गुड्स जो है कंज्यूमर को सेल कर सकता है। और वो भी किस तरीके से उसने डिमांड बढ़ाई है, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करके उस गुड्स की। तो ये कुछ तरीके थे अनफेयर प्रैक्टिसेस के जो प्रोड्यूसर या सेलर के द्वारा की जाती है और जिसके अगेंस्ट जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो अडल्ट्रेशन अगर कोई प्रोड्यूसर या सेलर करता है तो उसमें कंज्यूमर को जो है प्रोटेक्शन की जरूरत है, या पुअर क्वालिटी उसको प्रोवाइड की जा रही है, या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, या शॉर्ट मेजर या अंडरवेट गुड्स उसको प्रोवाइड की जा रही है, या आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ होर्डिंग ऑफ गुड्स क्रिएट की जा रही है, तो ऐसे केस में जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किए जाने की जरूरत है। क्योंकि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम है, कंज्यूमर अकेला ही आप मान सकते हैं कि वो जो है सभी चीजों के साथ नहीं लड़ सकता, तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके इन सभी चीजों से, या प्रोड्यूसर या सेलर के एक्सप्लॉयटेशन से। इसी में आगे हम जो है कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के इंडिया के अंदर किस तरीके से जो है कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट पास्ड इन कोर्ट एंड रिपोर्ट पब्लिश्ड in the newspapers, following are the example of consumer exploitation in India. इसमें क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर है सनफ्लावर ऑयल का, वो क्या करता है कि क्लेम करता है कि इन द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन अ नेशनल न्यूज़पेपर, वो नेशनल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है अपने सनफ्लावर ऑयल की, और उसमें वो क्लेम करता है कि दैट हिज ऑयल इज रिच इन विटामिन, मिनरल एंड प्रोटीन, उसके ऑयल के अंदर जो है विटामिन भी बहुत अच्छे से है, मिनरल भी बहुत अच्छे से हैं और प्रोटीन भी बहुत अच्छे से है। लेकिन जैसे ही उसको टेस्ट किया जाता है, ऑल क्लेम्स वर फाउंड फॉल्स, मतलब सारे के सारे क्लेम जो है उसके वो फेल हो जाते हैं। ना तो उसमें विटामिन पाया जाता है, ना उसमें मिनरल पाया जाता है, और ना ही उसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ये एक टाइप से क्या है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने का तरीका है। दूसरा इसमें एक और एग्जांपल है कि इंस्टेंट नूडल्स कैन ओनली बी सोल्ड इन द पैकिंग ऑफ 100 ग्राम्स, बट इन द केस ऑफ सम मैन्युफैक्चरर्स दीज आर जस्ट 80 ग्राम नूडल्स इन द पैकेट। मतलब सम ऑफ द मैन्युफैक्चरर के केस में क्या है कि वो 80 ग्राम के नूडल्स, 100 ग्राम उस पर लिखा हुआ है कि नूडल्स जो है वो 100 ग्राम है। हम बहुत सारी चीजें पैकेट में खरीदते हैं जिनके ऊपर पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि 1 किलोग्राम
500 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, लेकिन उनको हम कभी मेजर करके नहीं देखते कि इनका एक्चुअल में वेट क्या है। तो उसी का फायदा जो है कुछ मैन्युफैक्चरर उठाते हैं, जिसके अंदर क्या है कि उसको अंडरवेट कर देते हैं। अब 100 ग्राम वाले को 80 ग्राम कर दिया, 500 ग्राम वाले को 480 ग्राम कर दिया या 470 ग्राम कर दिया। अब 1 किलोग्राम है, उसके पैकेट को जो है 980, 950 ग्राम कर दिया। इस तरीके से जो है उसको कम करके वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर क्या है कि अ वुमन गॉट एडमिटेड इन अ सिविल हॉस्पिटल फॉर एन अपेंडिक्स ऑपरेशन, बट द डॉक्टर ट्रीटेड हर नेग्लिजेंट। डॉक्टर ने क्या किया, नेग्लिजेंटली उसको ट्रीट किया। अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना था और उसका जो है गॉल ब्लैडर जो है वो निकाल दिया उसने। अब निकाल दिया तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उस औरत की डेथ हो गई। अब औरत की डेथ हो गई, जबकि उसमें नेग्लिजेंस किसका है, डॉक्टर का है। डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से उस औरत की डेथ हो गई। उसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना था, डॉक्टर ने क्या किया, उसका गॉल ब्लैडर जो है वो निकाल दिया अपेंडिक्स की जगह, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो डॉक्टर के खिलाफ क्लेम किया जाना चाहिए। अब वैसे अगर अकेला कंज्यूमर उसके खिलाफ जो है कोई भी क्लेम करेगा, कुछ भी करेगा, तो डॉक्टर उस चीज को नहीं सुनेगा। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया, ताकि जो है कंज्यूमर अपनी कंप्लेन जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डिफरेंट जो फॉर्म्स बनाए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में, उन डिफरेंट फॉर्म्स में कर सके। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मींस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कंज्यूमर इग्नोरेंस। अब कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता नहीं है। तो जब उसको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, तो उस केस में जो है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। तो जिसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेप्स उठाए, कंज्यूमर को जागरूक करे। उसके लिए कंज्यूमर एक्ट गवर्नमेंट जो है लेकर के आई 1986 के अंदर, या कुछ एनजीओज वगैरह है वो भी जो है कंज्यूमर की हेल्प कर सकते हैं। तो कंज्यूमर इग्नोरेंस जो है उसकी वजह से कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी, क्योंकि कंज्यूमर जो अपने राइट के बारे में एक टाइप से अवेयर नहीं है, उसको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है कि कौन कौन से उसके राइट्स है, कहाँ कहाँ वो अपने राइट का जो है राइट को इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, कंज्यूमर्स जो वो अनऑर्गेनाइज्ड है। अब एक कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो दूसरा कंज्यूमर उसके साथ खड़ा नहीं होगा, या हम सीधे सीधे कहें तो कंज्यूमर का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन प्रोड्यूसर या सेलर के द्वारा ज्यादा किया जाता है। अब कंज्यूमर का अगर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उस केस में क्या होगा कि कंज्यूमर जो है अगर उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, उससे कोई ज्यादा प्राइस चार्ज करता है, उसको कम प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है, या क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी नहीं है, तो उस केस में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लेन कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी वॉइस को रेज कर सकते हैं अगेंस्ट द प्रोड्यूसर और द सेलर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर है, कंज्यूमर के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, जिसकी वजह से कंज्यूमर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता इन फ्रंट ऑफ द प्रोड्यूसर और द सेलर। तो उसको अपने आप को डिफेंड करना है, तो उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया, ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो अपनी कंप्लेन कर सके और कोर्ट में केस फाइल कर सके। उसके बाद जो है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को हर जगह पे एक्सप्लॉयट किया जाता है। बहुत सारे कारण है जिनके थ्रू जो है कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट किया जाता है, जैसे होर्डिंग है, जमाखोरी हो गई, ब्लैक मार्केटिंग है, या फिर जो है अडल्ट्रेशन है, मिलावट करके गुड्स को सेल किया जाता है, या उसी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर को, प्राइस ज्यादा चार्ज किए जाते हैं कंज्यूमर से, या फिर जो है कम वेट का प्रोडक्ट जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है, मींस अंडर वेट और अंडर मेजर्स प्रोडक्ट जो है उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर है। जहां वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर होता है तो वहां कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत होती है, तो जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की इंपोर्टेंस बढ़ी। दूसरा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस,
बिजनेस ये चाहता है कि मेरा बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक चलना चाहिए। अब बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाना है तो उसको कंज्यूमर को ट्रीट करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, अडल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी, उसको जमाखोरी वगैरह से बचना पड़ेगा, प्रॉफिटियरिंग है उससे बचना पड़ेगा। तो उसको जो है कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए मींस कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा हर हाल में, अगर उसको अपना बिजनेस लंबे टाइम तक चलाना है। तो जब बिजनेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हो जाता है तो उस केस में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी हो जाती है? बिजनेस की हो जाती है कि वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे, क्योंकि वो अगर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेगा तो कंज्यूमर उसका प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से बिजनेस लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस क्या है? वो भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे बिजनेसेस को प्रोत्साहित कर। बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। अब बिजनेस क्या करता है कि सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है। अब सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी दैट इट प्रोवाइड्स द गुड्स टू द कंज्यूमर एट लोअर प्राइस, एट cheapest rate and good quality product that has to provide to the consumer। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, उसके साथ साथ जो है कम रेट पे गुड्स प्रोवाइड करे उसको, उसके साथ साथ जो है प्रॉफिटियरिंग ना करे, उसके साथ साथ होर्डिंग ना करे, मतलब ये सारी चीजें ना करे, क्योंकि उसकी मॉरल ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। जब सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी दैट कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। अब कंज्यूमर जो है वो भी सोसाइटी का पार्ट है, तो कंज्यूमर के लिए भी बिजनेस को जो है कुछ करना चाहिए। और वो किस तरीके से कर सकता है? उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, कम रेट पे प्रोवाइड करके, ठीक है, और जो एडवर्टीजमेंट की जाती है उसके अंदर क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। उसके बाद इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो जो है, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल जो है कंपनीज एक्ट में भी इसको डिफाइन किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, कि एवरी बिजनेस हैज टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, तो उसमें भी वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे या कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे या कंज्यूमर की वेलफेयर के लिए काम करे। तो कंज्यूमर की वेलफेयर के लिए अगर बिजनेस काम करता है, उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, तो इट मींस द बिजनेस इज फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। उसके बाद मोरल जस्टिफिकेशन। अगर कोई बिजनेस जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं करता है, उनको एक्सप्लॉइट करता है, तो इट मींस क्या है? वो क्या कर रहा है? मोरल वैल्यूज जो है उनको डिक्लाइन कर रहा है। तो ये एक मोरल जस्टिफिकेशन भी है बिजनेस का, मोरल ड्यूटी भी बनती है बिजनेस की, कि बिजनेस जो है अगर सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, अगर उसको मार्केट में सरवाइव करना है, अगर उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट, तो उसका मोरल जस्टिफिकेशन बनता है या मोरल ड्यूटी बनती है उसकी कि वो कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करे और कंज्यूमर के साथ जो है जस्टिस करे। एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, बहुत सारे एक्ट बना रखे हैं, उसी में से एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो अगर बिजनेस जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेगा, तो उस केस में गवर्नमेंट भी जो है उस बिजनेस के अंदर इंटरवेन कर सकती है, उस बिजनेस के ऊपर फाइन लगा सकती है या उस बिजनेस को बंद कर सकती है। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से भी जो है बिजनेस को, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस थी, या हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्या है, क्यों है। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 हैज बीन प्रेजेंटेड एज एन इंपॉर्टेंट एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। It provides protection to the consumer and it was passed by the parliament in 1986 and came into force with effect from 1st July 1987. And this act extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir, and it was amended in 1993 and 2003. It covers all the goods and services. उसके बाद फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
उसकी फीचर्स में क्या है, कवरेज ऑफ आइटम, इसमें सभी टाइप की आइटम जो है वो कवर की जाती है, मतलब जितनी भी कंज्यूमर आइटम्स है, कंज्यूमेबल आइटम्स है, ऑल कंज्यूमेबल आइटम्स आर कवर्ड अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. Coverage of sectors, all sectors, whether it is a private sector, public sector, or the cooperative sector, all sectors are covered under this Consumer Protection Act. And compensatory nature of provision. In this Consumer Protection Act, the compensatory nature of provisions are there, means this act is providing the compensation to the consumers. Consumer को केवल जो है compensate करता है, ये नहीं है कि consumer जो है वहां पे इससे profit earn कर ले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। जैसे मान लीजिए कि मैंने जो है कोई प्रोडक्ट परचेज किया 100 रुपीज का और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस केस में जो है मैंने उस प्रोडक्ट को यूज किया, यूज करने के बाद मुझे पता चला कि द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज नॉट गुड, तो मैंने कंप्लेन किया। अब मैंने कंप्लेन किया और उसके बाद जो है कंपनी के ऊपर जो है एक दावा ठोक दिया कि कंपनी जो है मुझे 200 रुपए का कंपनसेशन दे। अब प्रोडक्ट तो 100 रुपए का था, अब 100 रुपए का था तो 200 रुपए कंपनी कैसे प्रोवाइड करेगी? 200 रुपए प्रोवाइड कर रही है तो इट मींस क्या है, मैं 100 रुपए अर्न कर रहा हूँ। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इसको अलाउ नहीं करेगा कि कंपनी जो है मुझे 200 रुपए प्रोवाइड करे। हाँ, उसकी वजह से अगर कोई लॉस हुआ है तो जितना लॉस हुआ है उतने का लॉस जो है वो कंपनसेट किया जा सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। तो ये कंपनसेटरी नेचर का है, तो इसमें केवल जो है कंपनसेट किया जा सकता है कंज्यूमर्स को। ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स राइट, दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिफाइंस द ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट्स। इसके अंदर जो है कंज्यूमर्स के राइट के बारे में बताया गया है कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं। एंड इफेक्टिव सेफगार्ड, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो एक इफेक्टिव सेफगार्ड है कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 3 टियर जुडिशियरी सिस्टम जो एस्टैब्लिश किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन है, नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपनी कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारी क्या कंप्लेन है, किस टाइप की कंप्लेन है, कंप्लेन की अमाउंट क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फॉर्म या नेशनल कमीशन के अंदर जो है कंप्लेन कर सकते हैं। और उसमें एक टाइम बाउंड भी है, 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी। इसके अंदर 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी है, जिसके अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन है और नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन है। और उसके बाद भी अगर हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं नेशनल लेवल पे तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। टाइम बाउंड रिड्रेसल, इसके अंदर टाइम बाउंड है रिड्रेसल का कि हम जो है कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है कंप्लेन कर सकते हैं और कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है डिसीजन जो है कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा दिया जाना है वो इसके अंदर जो है टाइम बाउंड किया गया है। एक इसमें प्रोविजन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 24A। तो उस सेक्शन 24A के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी कंज्यूमर जिसने प्रोडक्ट परचेज किया और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं रही, वो कंप्लेन नहीं कर पाया, तो उसके अंदर एक टाइम पीरियड है कि 2 साल के अंदर अंदर जो है वो कंप्लेन कर सकता है। लेकिन कई बार क्या है कि 2 साल के बाद भी जो है उस कंप्लेन को एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर उसमें कोई ऐसा रीजन दिया जाता है जिसकी वजह से वो 2 साल के अंदर कंप्लेन नहीं किया कर सका और जिसको जो है स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जो है उससे सेटिस्फाई है उसके द्वारा दिए गए रीजन से, तो 2 साल के बाद भी उसकी कंप्लेन को जो एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से टाइम बाउंड रिड्रेसल है कि कंप्लेन करने का भी टाइम बाउंड है कि आप 2 साल तक कंप्लेन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24A के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो है उसका भी टाइम पीरियड है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है उसका डिसीजन दिया जाना है। मैक्सिमम जो है 3 to 5 मंथ्स है, 3 to 5 मंथ्स के अंदर अंदर जो है डिसीजन मोस्टली दे दिया जाता है। अगर उसमें किसी प्रोडक्ट के टेस्ट वगैरह की जरूरत है, उसमें किसी के सैंपल वगैरह लेने की जरूरत है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया जा सकता है। अदरवाइज उसमें 3 to 5 मंथ्स के टाइम पीरियड के अंदर जो है डिसीजन दे दिया जाता है। तो टाइम बाउंड रिड्रेसल है इसके अंदर। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी बनाया गया है जो कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए, कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए या कंज्यूमर को उनके राइट के बारे में बताने के लिए एस्टेब्लिश की गई है। तो ये कुछ